हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी को बुक को कवर कर रहे थे जिसमें हमने लास्ट सेशन में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस पूरे चैप्टर को हम छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस का जो कमीशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इस बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन के फंक्शन क्या है, ये जो एनसीबीसी है वो किसको अपनी रिपोर्ट से सबमिट करता है, और इस एनसीबीसी के पावर्स क्या क्या है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीबीसी का इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जब मैंने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में आर्टिकल 15 और 16 आपसे डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने आपसे रिजर्वेशन के इशू पे बात की थी। और इस रिजर्वेशन से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, हम उसको इंदिरा सहनी केस, या फिर इसी का दूसरा नाम है मंडल केस, ये इस नाम से जानते हैं। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में किन किन लोगों को शामिल किया जाए। इससे रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, चाहे ये कंप्लेंट अंडर इंक्लूजन से हो, यानी अगर कोई छूट गए हैं तो उनसे रिलेटेड हो, या ये कंप्लेंट ओवर इंक्लूजन से हो, यानी कि जो ऐसे लोग जो जिनको बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था उनको भी अगर शामिल कर लिया गया है तो उनसे रिलेटेड कंप्लेंट भी, और अगर कोई छूट गए हैं तो उनसे रिलेटेड कंप्लेंट भी। इन सारे टाइप की कंप्लेंट्स को एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि आप एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। तो इस जजमेंट के बाद अकॉर्डिंगली हम देखते हैं हमारे देश की सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 1993 में सेटअप किया। तो जब आपको ध्यान में रखना है कि जब एनसीबीसी को सेटअप किया गया था तो इट वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी दोस्तों ऐसी बॉडी होती है जिसको एक स्टैट्यूट यानी कि एक्ट बना के इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हमें 2018 में देखने को मिलता है, जब 102nd अमेंडमेंट 2018 को लाके एनसीबीसी के स्टैट्यूटरी स्टेटस को हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि 102nd अमेंडमेंट ने एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। अब इस अमेंडमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल 338 बी को ऐड किया। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट ने इस कमीशन के फंक्शंस को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वर्तमान स्वरूप में हमारा एनसीबीसी है वो 102nd अमेंडमेंट के बाद आया है। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और इनके अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अब देखेंगे कि इस कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका टर्म 3 इयर्स होता है, और इनके सारे मेंबर्स 2 बार से ज़्यादा बार के लिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं। यानी कि इस कमीशन के जो भी मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम 2 बार ही इस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। ठीक है। तो अब इस कमीशन के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये हमेशा बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करेगा। तो इनके क्या-क्या काम हैं, एक नज़र हम इन पे डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, उन सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करने का काम इस कमीशन का है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है, तो उसके बारे में भी ये कमीशन इंक्वायर करता है। साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस से के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उसमें ये कमीशन पार्टिसिपेट करता है और एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से इन क्लासेस को अपलिफ्ट किया जा सकता है। इसके साथ-साथ जो भी इन क्लासेस से रिलेटेड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उस प्रोग्रेस को ये इवैल्यूएट करने का काम भी करता है। आप देखेंगे कि ये कमीशन एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन कौन से हमारे देश में कदम उठाए गए हैं और कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के प्रोटेक्शन के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं, उन सब के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जाने चाहिए, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन देने का काम ये कमीशन करता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैंने आपको बताया कि हर साल जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश करता है ना? तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को उसके बाद पार्लियामेंट के सामने रखवाता है।
साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट कभी-कभी इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करता है। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जब हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन दोनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इन दोनों से रिलेटेड रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट के पास आता है और अगर प्रेसिडेंट को इस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर फॉरवर्ड करना होता है, तो वो पहले गवर्नर को करता है, राइट? फिर गवर्नर जो है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाता है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जो रिपोर्ट होती है उसके बारे में एनसीएससी और एनसीएसटी से हट के एक फैक्ट आपको ये तीसरा पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो एनसीबीसी के रिपोर्ट को किसी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट फॉरवर्ड करता है, गवर्नर के थ्रू नहीं करता, ठीक है? और फिर गवर्नमेंट जो है वो इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाती है। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये आपको ज़रूर ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट जो है वो एनसीएससी और एनसीएसटी इन दोनों से एनसीबीसी को अलग करता है। अब अगर हम इस कमीशन के पावर्स की बात करें, तो इसके ज़ाहिर सी बात है कि जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो इसका अपना इंपॉर्टेंस होगा और इसको कुछ जो है पावर ज़रूर दिए होंगे। तो सबसे पहला पावर इस कमीशन के पास ये है कि ये अपने प्रोसीजर को खुद ही रेगुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ पे इस कमीशन के पास एक सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। अब ये मामले कौन-कौन से हैं, आइए उस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला, अगर किसी पर्सन को अटेंडेंस के लिए समन करना हो, तो ऐसे मामले में सिविल कोर्ट की तरह इसके पास पावर है। साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंट का डिस्कवरी करना हो या किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करना हो, तो ऐसे मामलों में भी जो एनसीबीसी है उसके पास सिविल कोर्ट की तरह पावर आ जाते हैं। फिर किसी एफिडेविट का एविडेंस रिसीव करना हो, या फिर किसी पब्लिक रिकॉर्ड को किसी कोर्ट या ऑफिस से मंगवाना हो, या फिर किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए उसको समन करना हो, या किसी डॉक्यूमेंट के लिए किसी को समन करना हो, है ना? या फिर कोई और भी मामले जो प्रेसिडेंट डिटरमिन करे कि इन मामलों में एनसीबीसी को सिविल कोर्ट की पावर मिली होगी। तो इन सारे मामलों में हम देखते हैं इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जब भी बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी मेजर पॉलिसी बनाती है, तो उसमें उस मामले में ये इस कमीशन के साथ यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कंसल्ट करती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज 105th अमेंडमेंट 2021 के द्वारा लाया गया। 1005th माफ कीजिएगा 105th अमेंडमेंट 2021 ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए इस कंसल्टेशन के बाउंडेशन को खत्म कर दिया। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर अगर बैकवर्ड क्लासेस को एग्जामिन कर रही है या बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट प्रिपेयर कर रही है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं बिहार जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे आपको ओबीसी के अलावा एक ईबीसी करके भी सर्टिफिकेट बनता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको रिजर्वेशन दिलाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट की बाउंड्री के अंदर अगर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनानी है, तो ऐसे मामलों में स्टेट गवर्नमेंट को एनसीबीसी से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है। वो बिना उसके कंसल्टेशन के भी अपनी लिस्ट को तैयार कर सकता है, ठीक है? तो ये कुछ बातें थी जो आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जाननी चाहिए थी, और इस चैप्टर में जितनी भी ज़रूरी बातें थी दोस्तों, मैंने उसको उन सारी बातों को आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और जितनी बातें मैंने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह जाता। इससे आपसे इसके जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। साथ ही साथ इसके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फंक्शन इसका नाम से ऑब्वियस है कि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही काम करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज का ये जो हमारा सेशन है वो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छा रहा होगा। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने और लक्ष्मीकांत के या फिर जो भी मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए, उन सब के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों जगह पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो जल्दी ही मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।